अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी ऑफ ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था कि भाई किसी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी कैसे देखनी है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डेरिवेशन है। Now let us suppose that instead of point charges we have a continuous charge distribution and let rho be the volume charge density. Rho is volume charge density. The charge contained in the small volume like this, let us consider a small volume d-tau. तो उस d-tau के अंदर जो चार्ज होगा that will be rho d-tau, ठीक है। तो वो dq चार्ज होगा rho d-tau। So therefore the small elementary charge in an elementary volume d-tau is equal to rho d-tau. So this is charge. Now let V be the potential at point. Let V be the potential at the point occupied by the charge, जो हमने स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज जो अभी हमने फाइंड किया ना, तो वहां पे ऑलरेडी जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है दैट इज कैपिटल V। ओके, नाउ कंसिडरिंग द अबव फॉर्मूला, जब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था वर्क डन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कंसिडर करेंगे। देखो ये था हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट PI, है ना। तो ये वही है, यहाँ पे हमने QI चार्ज को रखा कहाँ पे, पॉइंट PI पे रखा था। तो वहां पे समेशन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन यूज करते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन और यही पोटेंशियल एनर्जी थी। और अब इस केस में क्या हो गया, अब इस केस में QI की जगह हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज dq आ गया, जिसको हम बोल रहे हैं रो d-tau। सिंपल सी बात है। और उसी पॉइंट पे जहां पे वो चार्ज QI हम लेके जाते थे, अब हम वहां पे dq कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पे पोटेंशियल हमने V मान लिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाएगा। देयरफॉर द वर्क डन टू ब्रिंग, या सीधा लिख लेते हैं टोटल वर्क डन, सीधा लिख रहे हैं W, मैं ऐसा लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंग rho d-tau at पॉइंट P, ये हम P पॉइंट भी मान लेते हैं, वहीं पे पोटेंशियल V है। तो इसी को इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, हाफ जहां हमारे पास QI है वहां rho d-tau स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, और उसी के साथ फिर हमारा पोटेंशियल कैपिटल V। और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख लेंगे, हाफ रो टाइम्स V इंटू d-tau। यहाँ V पोटेंशियल है, इसको वॉल्यूम मत समझ लेना, ध्यान देना। ओके, तो ये हमारे पास किसी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजल्ट है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, समझ जाओ इसको। ओके, अब अगर मान लो हमारे पास चार्ज किसी लाइन के अलोंग पड़ा हुआ है या सरफेस के अलोंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम इंटीग्रेशंस कैसे लिख सकते हैं, लेट अस राइट सिमिलरली वी कैन राइट above equation for linear charge distribution and surface charge distribution and surface charge। तो वो दोनों एक्सप्रेशंस भी मैं लिख रहा हूं। क्या चेंज होगा, रो की जगह लैम्डा आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह हमारे पास ये पोटेंशियल वैसे ही रहेगा, वॉल्यूम की जगह हमारे पास एलिमेंट्री लेंथ dl आ जाएगी। तो वो मैं लिख लेता हूं। तो उस केस में हमारा W का एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन लैम्डा
इंटू पोटेंशियल इंटू dl, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड W इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन सिग्मा, ये पोटेंशियल है V, ठीक है, इंटू ds या dA, एरिया लेते हैं ना dA। तो ये आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन, ये आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी के भी एक्सप्रेशन यही है। नाउ लेट अस कंसीडर द लास्ट इक्वेशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली, लेट अस राइट इट इक्वेशन 1। इसी को अभी हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, देखो रो इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, डेल डॉट ई, ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ की। देयरफॉर W कैन बी रिटन एज, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले आया मैं, वही लास्ट वाला जो हमारे पास रो की डेल डॉट ई और V पोटेंशियल इंटू डी टू। अब हम इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेट अस कंसीडर डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को हम डाइवर्जेंस की कैलकुलेट करेंगे E इंटू वी के साथ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ए वेक्टर, V इज स्केलर फंक्शन, और जब आप डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हो ना, वेक्टर के साथ करोगे तो डॉट लगाना है, स्केलर के साथ करोगे तो नहीं लगाना, फिर वो ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, यूवी की फॉर्म में लिखा जाता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, वही लगाना हमने। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑपरेट करवाओगे तो डेल डॉट ई आएगा, ये आ गया कि मैंने फर्स्ट फंक्शन पे इसको ऑपरेट करवा दिया, सेकंड एज इट इज, प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल लेना है और डेल को वी पे ऑपरेट करवाना है, बट वो ग्रेडियंट रहेगा, यहाँ डॉट नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे डॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेल वी भी एक वेक्टर होता है, जब हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं वेक्टर होता है। तो अगर वेक्टर्स की बात हो रही है, दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई कैसे करोगे, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ डॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे। अब यहां से ये वाला फैक्टर निकाल लेना हमें, ये वाला फैक्टर, तो ये आ गया डेल डॉट ई इंटू वी इज इक्वल टू डेल डॉट ई वी माइनस ई डॉट डेल वी, ऐसे लिख लेंगे इसको। नाउ वी विल पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। अब ना कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे डायरेक्टली इसको ना ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये देखते हैं, ऐसे सोचते नहीं कि v अंदर नहीं जा सकता डायरेक्टली, पहले हमें ये चीज कंसिडर करनी है, फिर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो अब हम उसमें पुट करेंगे, तो W इज एप्सिलॉन नॉट बाय 2, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन डेल डॉट EV, साथ में D2 लगा दिया, और माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे ना E डॉट ये एज इट इज लिख लेते हैं पहले, चलो। तो अभी कुछ नहीं किया मैंने, जहां पे डेल डॉट ई ब्रैकेट के अंदर V था, उसके साथ मैंने जस्ट वो ये वाली टर्म्स पुट कर दिए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, यूजिंग, देखो डेल V इज माइनस ई वेक्टर, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको यहाँ पुट करेंगे तो E डॉट ई आएगा, वो बन जाएगा E स्क्वेयर, और साथ में माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन E स्क्वायर D2, ठीक है। तो अभी ये दोनों वॉल्यूम इंटेग्रल्स हैं, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम इंटेग्रल, D2 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम इंटेग्रल, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। नाउ लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलो अब हम ना इस टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की वैल्यू देखते हैं क्या है कैसे है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। नाउ कंसिडर द टर्म, देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट EV, साथ में है D2, तो दिस इज वॉल्यूम इंटेग्रल। पहले हम इसको सरफेस इंटेग्रल में चेंज करेंगे,
तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब ये एक वेक्टर ही है बेसिकली, पूरा एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इंटीग्रल लिख सकते हैं। v तो स्केलर है, उसको आगे लिख दिया। इसको हमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो v को आगे लिख दिया, e वेक्टर यहाँ लिख दिया। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर को आप आगे पीछे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया, डॉट ds या dA वेक्टर आएगा। ये फ्लक्स होता है ना, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम लगा देंगे तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो इस तरफ ऐसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे v की बात करें तो बहुत दूर अगर हम चले जाएं, मान लो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हम काफी दूर चले गए, हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन में देखा कि अगर हमारे पास किसी भी शेप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी दूर से वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करती है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो मोमेंट होती है वो मोनोपोल मोमेंट होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम द चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि वो मोनोपोल मोमेंट होगी उसकी, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह हमें लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर सर्कल है, डिस्क है या सफियर है, कुछ भी है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है, यहाँ पे आप देखिए 1/r स्क्वायर और ऊपर हमारे पास r स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये 1/r की वेरिएशन, ये 1/r स्क्वायर की वेरिएशन और ऊपर न्यूमरेटर में r स्क्वायर है। तो मतलब ये पूरी की पूरी, अगर हम सरफेस इंटीग्रल की वेरिएशन की बात करें कि डिस्टेंस के साथ ये कैसे चेंज होने वाली है, तो हमें पता चलता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये सारा फंक्शन 1/r यहाँ लगाए, 1/r स्क्वायर यहाँ लगाए, r क्यूब बन गया, ऊपर r स्क्वायर और नीचे एक r बचेगा। तो नाउ एज r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने कंसिडर करी थी, जिसकी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम उससे काफी दूर चले जाएं, इंफिनिटी पे चले जाएं, मतलब हम उन सब चार्जेस को इंफिनिटी से उठा के लेके आए हैं वहां पे, है ना, काफी दूर चले जाएं, तो वहां पर जैसे से r अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा, 1/r विल अप्रोच टू 0। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब कि ये वाली इंटीग्रेशन जो है, इट विल अप्रोच टू 0 एट लार्ज डिस्टेंसेस। तो उसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं। तो एज टो कैन बी एनी वॉल्यूम which includes all the charges in the system, so we can choose the bounding surface S at a large distance from the charge distribution. That is, as r approaches to infinity, the integration s v e dot dA will approach to 0। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो गई, फर्स्ट टर्म। सिर्फ सेकंड टर्म बची, तो w का एक्सप्रेशन जो आ गया हमारे पास वर्क डन का, वो ये बन गया। Therefore w is equal to epsilon naught by 2 इंटीग्रेशन ऑफ e स्क्वायर डी टो। और यहाँ पे अब लिख देंगे ऑल स्पेस, क्योंकि अगर हम बात करें काफी दूर जाके वो टर्म 0 होती है, उसके पास नहीं होती, ठीक है। तो जब पूरी होल स्पेस कंसिडर करेंगे तब ये टर्म ऐसे लिखी जाएगी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर u इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 e स्क्वायर डी टू। तो ये रिजल्ट है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,